हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ऐसी टेक्निकल क्लासेज में। फ्रेंड्स, आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो चुका है। एक वीडियो अपलोड भी की जा चुकी है। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा। अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड, उसमें लिखा गया है डिप्लोमा थर्ड सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड। उसमें अन्य वीडियो भी हैं, लेकिन नए सिरे से शुरुआत की बात करें तो कल से आपका पूरा सिलेबस और मार्क्स रिव्यू किया गया था। प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम चलेंगे चैप्टर की तरफ। तो चैप्टर की अगर बात करें तो चैप्टर फर्स्ट है आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड में मैट्रिक्स, यानी जिसे बोल सकते हैं आप लोग अपव्यू है। तो इस चैप्टर की आज हम शुरुआत कर रहे हैं। तो शुरुआत करने से पहले आपको एक बात बता देते हैं। जब हमने मार्क्स रिव्यू किया था तो उसमें बताया था कि इस चैप्टर से थियोरेटिकल के भी 2 या 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थियोरेटिकल में बात करेंगे कि अपव्यू क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, यही सब उसमें रहता है। तो देखते हैं पहले अपव्यू होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं, और सभी टाइप्स की क्रम से हम लोग बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा हमारे साथ लास्ट तक। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर यह वीडियो अच्छा लगे लास्ट तक देखने के बाद तो इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे अपव्यू। अपव्यू आपका होता क्या है, अपव्यू आपका क्या होता है। देखिए, अपव्यू जो होता है वह जैसे कोई फलन रहते हैं, उनका आयताकार क्रमित एक सारणी के रूप का होता है। जैसे आयताकार क्रमिक सारणी, इसको हम लोग प्रदर्शित करते हैं इस बड़े कोष्ठक की तरह चिन्ह आपका बनाया जा सकता है। इस प्रकार से आयताकार रूप में भी आपका किसी भी प्रकार का हो सकता है। इसमें जैसे अगर हम मान लिख लेते हैं ए बी सी, उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं डी ई और एफ। तो ये जो होता है आपका क्या हो जाता है, आपका यह हो जाता है मैट्रिक्स। मतलब बोल सकते हैं आप लोग अपव्यूह फलनों का आयताकार क्रमित सारणी होता है। इस प्रकार से जो भी लिखा जा सकता है वह अपव्यूह होता है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। सारणिक जो होता है उसमें देखिए जो बड़े कोष्ठक की तरह रहता है, वहाँ पर केवल एक सीधी लाइन लिख दी जाती है। तो आप लोग अपव्यूह और सारणिक में कंफ्यूजन मत होइएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, अपव्यूह और सारणिक में क्या अंतर है, कोई 3 या 4 अंतर लिखिए। तो उसको भी हम बताएंगे। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अपव्यूह आपने समझ गया होगा। आप लोग परिभाषा लिख भी लीजिएगा, एग्जाम में पूछ भी सकता है अपव्यूह क्या होता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अपव्यूह जो होता है संख्याओं या फलनों का आयताकार क्रमित सारणी होता है। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। बढ़ते हैं आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। और अगर आगे बात करें टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में, तो इसमें जो होता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक कितने प्रकार के होते हैं, ये सब आपको पढ़ना है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम कॉलम मैट्रिक्स के बारे में, जिसे आप लोग बोल सकते हैं अस्तंभ अपव्यूह। क्या बोल सकते हैं, अस्तंभ अपव्यूह। आपके एग्जाम में 4 पूछ सकता है अपव्यूह क्या होते हैं, और किन्हीं 4 का वर्णन कीजिए, या तो नाम लेकर पूछ सकता है। तो कॉलम मैट्रिक्स यानी स्तंभ अपव्यूह। स्तंभ अपव्यूह क्या होता है, इसे हम किस प्रकार रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे जानेंगे, ये हमारा स्तंभ अपव्यूह है। आइए सब देखते हैं। तो देखिए, जैसे आप लोग नोट करिएगा, हम बोल रहे हैं यदि किसी अपव्यूह में केवल एक स्तंभ हो तो इसे अस्तंभ अपव्यूह कहते हैं। ठीक, अस्तंभ अपव्यूह कहते हैं। इसमें पंक्तियों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। तो कॉलम मैट्रिक्स हो गया। अब आप लोग इसमें समझिएगा स्तंभ और पंक्ति क्या होता है। तो देखते हैं, यहाँ पर देखिए मान लीजिए 1 2 3, उसके बाद लिख दिया गया 4 5 और 6 लिखा गया है। तो इसमें आपको पता करना है स्तंभ क्या है और पंक्ति क्या है। तो आपको हम बताते हैं स्तंभ इसमें क्या है और पंक्ति क्या है। तो यहाँ पर कॉलम मैट्रिक्स आपको समझाना है तो उसको हम बता देते हैं। मान लीजिए कोई अपव्यूह लिखा गया है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए
ये जो होता है आपका, यह आपका हो गया कॉलम। क्या हो जाएगा, एक कॉलम, इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, सॉरी, यह आपका रो होता है। क्या होता है, यह रो होता है। इसे आप लोग आर से प्रदर्शित करते हैं। और यह जो आपकी खड़ी लाइन है वो आपकी कॉलम होती है, जिसे हम सी से प्रदर्शित करते हैं। तो आपका स्तंभाव्यूह क्या करता है, स्तंभाव्यूह ये कहता है कि किसी आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो। क्या हो, किसी आव्यूह में केवल एक ही स्तंभ हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अस्तंभाव्यूह कहते हैं। पंक्तियों की संख्या इसमें ज़्यादा हो सकती है, मतलब ये जो रो हैं, क्या रो रो जो है पंक्तियों की संख्या अधिक हो सकती है, लेकिन उसमें एक ही स्तंभ रहना चाहिए, एक ही स्तंभ रहना चाहिए, वही आपका कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। तो आपको समझ में आया होगा। देखिए क्या कहता है, मतलब ये आपका मान लीजिए 1 2 और 3 आपका हो गया, यह आपका स्तंभ आव्यूह कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स आपका यह कहलाएगा। कहता क्या है, इसमें एक ही स्तंभ होने चाहिए, पंक्तियों की संख्या भले ही अधिक हो। तो देखिए स्तंभ आपका यही है जो ऊपर की तरह रिप्रेजेंट होता है, जिसे कॉलम बोलते हैं। और क्षैतिज लाइनें जो रहती हैं वह आपकी रो होती हैं, पंक्ति होती हैं। इसमें एक से अधिक पंक्ति हो सकती हैं, जैसे देखिए इसमें 3 पंक्तियां दी गई हैं, लेकिन एक ही स्तंभ है, इसलिए इसे हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलेंगे। तो एग्जाम में आएगा तो आप लोग अच्छी तरीके से लिखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा है रो मैट्रिक्स, अर्थात पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह इसको देखते हैं। अब रो मैट्रिक्स चाहिए आपको, तो रो मैट्रिक्स में आपको पहले समझना होगा क्या होता है। तो रो मैट्रिक्स समझने के लिए आपको कॉलम मैट्रिक्स समझना पड़ेगा। तो कॉलम मैट्रिक्स आपने समझ चुका होगा, जिसमें एक ही स्तंभ होता था। उसी प्रकार से रो मैट्रिक्स में आपका केवल एक ही रो होगा, जैसे 1 2 3। इसमें कॉलम की संख्या अधिक हो सकती है, जैसे देखिए इसमें कॉलम की संख्या 1 2 और 3 है, बट रो की संख्या ओनली एक ही है। तो इसको इस प्रकार लिख सकते हैं आप लोग, यदि किसी आव्यूह में केवल एक ही पंक्ति हो तो उसे हम लोग पंक्ति आव्यूह कहते हैं। इसमें स्तंभों की संख्या एक से अधिक हो सकती है। तो ये सब बहुत ही सिंपल है, आप लोग लिख लेंगे। आगे चलते हैं, थर्ड आपका है हॉरिजेंटल मैट्रिक्स, जिसे आप लोग बोल सकते हैं क्षैतिज आव्यूह। क्या है, हॉरिजेंटल मैट्रिक्स अर्थात क्षैतिज आव्यूह। इसको किस प्रकार प्रदर्शित करेंगे, इसका पहले डिफिनेशन समझते हैं। ऐसा आव्यूह जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो। जैसे पंक्तियों की संख्या कह रहा है आपका स्तंभों से कम होना चाहिए, तो पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम हो तो मान लीजिए स्तंभ की संख्या ज़्यादा रहना चाहिए। तो 1 2 3, तो 3 स्तंभ इसमें हम कर दे रहे हैं और 2 पंक्ति कर दे रहे हैं। देखिए इसमें जो स्तंभ हैं अर्थात जो कॉलम हैं वह 3 हैं, और इसमें जो रो हैं वह 1 और 2 ही रो इसमें हैं। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स आपका यही कहता है, ऐसा व्यू जिसमें पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या से कम हो उसे क्षैतिज आव्यूह कहेंगे। तो आपका यह हो गया क्षैतिज आव्यूह। और आपको हम एक बात और बताना चाहते हैं, इसका हम रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए इस प्रकार लिख दिया गया 1 2 3 और 4 5 6। तो इसके यहाँ कोष्टक में हम यहाँ बगल में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2 × 3। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है सबसे पहले हम पंक्ति कितनी हैं उसको लिखते हैं, इंटू जो स्तंभ होते हैं। तो पंक्ति देखिए 1 और 2 है, यानी 2 पंक्ति हैं, और स्तंभ कितने हैं 1 2 3, इसलिए 2 × 3 यहाँ पर लिख दिया जाता है। कहीं पर भी ऐसा लिखा हो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं। तो आशा करता हूँ आपको हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स समझ में आया होगा। अगर अगली बात करें तो है आपका वर्टिकल मैट्रिक्स, जिसे बोल सकते हैं आप लोग ऊर्ध्वाधर आव्यूह। अब ये क्या होता है इसको समझते हैं। तो क्षैतिज आव्यूह में आपने देखा कि इसमें जो होता था पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती थी। क्या होती थी, पंक्तियों की संख्या स्तंभों से कम होती थी। तो वर्टिकल मैट्रिक्स यानी ऊर्ध्वाधर आव्यूह में आपका ये होना चाहिए कि इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से अधिक होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम होनी चाहिए, सॉरी इसमें कम होना चाहिए। तो देखिए 1 2 3 कर लिया, उसके बाद यहाँ पर कर लिया 4 5 6 कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखिए नीचे नहीं दिखेगा आपको, हम ऊपर लिख कर बताते हैं। तो इसका पहले आप लोग एक बार डिफिनेशन सुन लीजिए। वर्टिकल मैट्रिक्स आपका ये होता है जिसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो, स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो। तो इसका आप लोग एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, पंक्तियों की संख्या इसमें स्तंभों से कम होना चाहिए। तो 1 2 3 4 और 5 6, ये तो हो गया। तो क्या रहा है, इसमें स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो, स्तंभों की संख्या पंक्तियों से कम हो। तो स्तंभों की संख्या इसमें देखिए 1 है और 2 है, 2 ही स्तंभ है, लेकिन पंक्ति आपके 1 2 और 3 है। तो आप लोग इसे कह सकते हैं इसमें आपके जो स्तंभों की संख्या है वह पंक्तियों से कम है, अतः यह आपका क्या है, ऊर्ध्वाधर आव्यूह है। तो आपको यह भी समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स की, जिसे आप लोग बोलते हैं वर्ग आव्यूह। क्या बोलते हैं, वर्ग आव्यूह। तो वर्ग आव्यूह जिस प्रकार से आपका वर्ग सेम रहता है उसी प्रकार समझ लीजिए वर्ग आव्यूह भी सेम ही होगा। तो इसका आप लोग पहले डिफिनेशन सुन लीजिए। वर्ग आव्यूह मान लीजिए ऐसा आव्यूह होता है जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बराबर रहे, पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर रहना चाहिए। तो देख लेते हैं इसका एग्जाम्पल, जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसमें देखिए 3 स्तंभ हैं और 3 ही कॉलम हैं, और यहाँ क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 3, यह 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है। आप लोग लिख सकते हैं 3 गुणे 3 क्रम का आव्यूह है, और स्क्वायर मैट्रिक्स भी इसे कह सकते हैं क्योंकि इसमें पंक्ति एवं स्तंभों की संख्या बराबर है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स यानी विकर्ण आव्यूह। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसे जरूर पढ़िएगा। डायगोनल मैट्रिक्स, तो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। तो डायगोनल मैट्रिक्स मतलब ऐसा कोई वर्ग आव्यूह। अब देखिए क्या कह रहा है, वर्ग आव्यूह मतलब जो आव्यूह बने वो आपका वर्ग आव्यूह रहना चाहिए। तो ऐसा कोई वर्ग आव्यूह जिसमें मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव। तो इसका डिफिनेशन आपने सुना होगा कि सुना नहीं होगा, हमने बताया भी ये भी आपको कि इसमें जो रहना चाहिए वह एक वर्ग आव्यूह रहना चाहिए और मुख्य विकर्ण को छोड़कर सभी अवयव शून्य होने चाहिए। तो सभी अवयव शून्य होने चाहिए यानी मुख्य विकर्ण जो आपका रहेगा वह जो इस प्रकार से तिरछा रहेगा वो आपका मुख्य विकर्ण होता है। तो मान लीजिए जो आपका रहेगा वह फर्स्ट 1 हो जाएगा, उसके बाद 0 0, उसके बाद फिर 0, उसके बाद फिर 2, फिर 0, फिर 0 0, उसके बाद 3। तो देखिए जो 1 2 3 है ये आपका मुख्य विकर्ण है। तो इसका डिफिनेशन एक बार फिर से सुनिएगा। वर्ग आव्यूह रहना चाहिए, जैसे यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य हों तो उसे हम लोग विकर्ण आव्यूह बोलते हैं। इसकी डिफिनेशन यह हो जाएगी। आगे का देखते हैं। अब आगे आपका स्केलर मैट्रिक्स अर्थात अदिश आव्यूह। अब यह क्या होता है इसको देखते हैं। तो स्केलर मैट्रिक्स ऐसा होता है कि जिस विकर्ण आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों, सभी अवयव बराबर हों। तो अदिश आव्यूह में क्या रहना चाहिए, सबसे पहले वह विकर्ण आव्यूह रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, विकर्ण आव्यूह। तो विकर्ण आव्यूह आपने सुना होगा, अभी हमने आपको बताया भी है, जिसके सभी अवयव शून्य हों केवल मुख्य विकर्ण को छोड़कर। तो इसको समझते हैं हम अभी। तो मुख्य और इसमें क्या था, ऐसा कोई मुख्य मतलब विकर्ण आव्यूह रहे जिसके विकर्ण के सभी अवयव बराबर हों और उसके जो शेष रहे वह शून्य रहे तो उसे अदिश आव्यूह कहते हैं। तो देखिए जैसे कि इसके कथनानुसार हम लिख सकते हैं 4 0 0 0 4 0 और 0 0 4। तो देखिए मुख्य विकर्ण के सभी अवयव बराबर हैं और शेष अवयव शून्य हैं। तो ये आपका हो गया स्केलर मैट्रिक्स। तो आपको आशा करता हूँ ये भी समझ में आ गया होगा।
आगे बात करते हैं यूनिट मैट्रिक्स की, जिसे आप लोग कहते हैं इकाई आव्यूह। तो इकाई आव्यूह क्या होता है, इसको समझने के लिए आपको वर्ग आव्यूह ध्यान में रखना पड़ेगा। तो देखिए इसका डिफिनेशन बोलते हैं। डिफिनेशन ये है, एक वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक तथा शेष सारे अवयव शून्य हों, इसे इकाई आव्यूह बोल सकते हैं, या आप लोग बोल सकते हैं तत्समक आव्यूह। तो क्या कहता है, एक वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव वन हों। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं। वर्ग आव्यूह रहना चाहिए, तो वर्ग आव्यूह आपका जिसमें सब सेम रहता है, पंक्ति और वो स्तंभ है। तो कह रहा है कि वर्ग आव्यूह रहे और इसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक रहें। तो मुख्य विकर्ण आपको अभी बताया गया, जो इस तिरछी लाइन में आता है। तो मान लीजिए मुख्य विकर्ण आपका हमने 1 मान लिया, और यह 0, फिर 0 और 1। तो देखिए 1 1 दोनों आपके सेम हैं, और यह वर्ग आव्यूह भी है। इस प्रकार से यह मुख्य विकर्ण इसका जो है 1 है और इसके शेष अवयव शून्य हैं। तो यह आपका क्या हो गया, यूनिट मैट्रिक्स अर्थात इकाई आव्यूह। आगे की बात करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स है। तो जीरो मैट्रिक्स मतलब जिसके सभी अवयव शून्य रहें। तो आप लोग लिख सकते हैं, यदि किसी आव्यूह के सारे अवयव शून्य रहें तो उसे हम लोग रिक्त आव्यूह या शून्य आव्यूह कहते हैं। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल 0 0 0 0। तो सभी अवयव इसको शून्य हैं, इसलिए जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहा जा सकता है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे की अगर हम बात करें तो अगला हमारा है ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसे बोल सकते हैं त्रिभुजीय आव्यूह। तो त्रिभुजीय आव्यूह को समझने के लिए आपको ये ध्यान देना है कि वह जो आव्यूह रहे वह वर्ग आव्यूह रहना चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन वह आपका वर्ग आव्यूह रहना चाहिए, अर्थात उसमें पंक्ति और स्तंभ समान रहना चाहिए। रो और कॉलम की संख्याएं समान मतलब बराबर रहनी चाहिए। और ये हो क्या, तो वर्ग आव्यूह समझ लीजिए आपका हो गया। उसके बाद उसमें और कंडीशन ये भी है कि उसमें जो मुख्य विकर्ण रहता है, जो मुख्य विकर्ण आपका यह रहता है, इसके ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य रहना चाहिए। मतलब इधर के सभी अवयव शून्य रहना चाहिए ऊपर का, या तो नीचे का शून्य रहना चाहिए, ठीक ना। और ये नहीं कि दोनों शून्य रहे, ऐसा नहीं, ऊपर या नीचे का कोई भी अवयव शून्य रहना चाहिए। मतलब पूरा शून्य रहना चाहिए ऊपर या नीचे का, केवल मुख्य विकर्ण को छोड़कर। तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लिख सकते हैं, जैसे 1 2 3, 1 2 3 हो गया। उसके बाद विकर्ण वाला जो है वह 0 नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर अथवा नीचे का शून्य होना चाहिए, ठीक। तो विकर्ण वाला देखिए इस क्रम में जाएगा। तो 1 2 3 हो गया, उसके बाद यहाँ 0, उसके बाद यहाँ 4 और 5 लिख सकते हैं, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ 0 0 और यहाँ 6 लिख सकते हैं। तो ये जो है आपका, तो देखिए मुख्य विकर्ण के इसमें नीचे के सभी अवयव शून्य हैं, इसमें नीचे के देखिए सभी अवयव शून्य हैं। तो ये आपका त्रिभुजीय आव्यूह हो गया। इस प्रकार से अगर हम बात करें तो एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर ऊपर के लिए बात करें तो जैसे 1 0 0 2, उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं 5 फिर 0, उसके बाद क्या लिख सकते हैं 1 2 1। तो देखिए इसके जो ऊपर के अवयव हैं मुख्य विकर्ण के, वो सब तीनों शून्य हैं। तो ये हो गया आपका त्रिभुजीय आव्यूह। एक बार डिफिनेशन फिर से सुन लीजिएगा। यदि किसी वर्ग आव्यूह में मुख्य विकर्ण के ऊपर अथवा नीचे के सभी अवयव शून्य रहें तो उसे त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। आगे की बात करते हैं। तो अगला हमारा है सब मैट्रिक्स, जिसे बोल सकते हैं आप लोग उप आव्यूह। तो उप आव्यूह क्या होता है, तो देखिए उप आव्यूह मतलब डिफिनेशन सुनिए, किसी आव्यूह के कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों या दोनों को छोड़ने से प्राप्त जो आव्यूह रहता है वो हमारा उप आव्यूह कहलाता है। एक बार फिर से सुनिएगा। किसी आव्यूह में मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया है आपका, इसका लिख दिया गया 1 2 3 4 5 6 लिख दिया गया है, और कह ये रहा है कि इसके कुछ पंक्ति या कुछ स्तंभ को या दोनों को छोड़ दें।
तो जो आव्यूह रहेगा वह हमारा उप आव्यूह कहलाएगा। तो इसको एक एग्जाम्पल के आधार पर समझते हैं। तो देखिए इसका एग्जाम्पल मान लीजिए दे रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे आप लोग कह रहा है छोड़ना है, तो इसके कितने उपाव्यूह बन सकते हैं। इसका अगर उपाव्यूह निकालें तो सबसे पहले आप लोग यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए इसको आधा पर से छोड़ देते हैं तो बचेगा क्या 1 2 5 6 बचेगा, इसका उपाव्यूह हो जाएगा। और एक हो जाएगा 3 4 7 8, ये भी इसका उपाव्यूह हो जाएगा। और बात करें मान लीजिए यहाँ से छोड़ देते हैं तो आपका आएगा 1 2 3 5 6 7 भी इसका भी हो जाएगा। मान लीजिए आगे का छोड़ देते हैं तो 2 3 4 6 7 8 हो जाएगा। और अलग अलग की बात करें तो इसमें 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। मतलब ऐसा व्यूह जिसके हम कुछ पंक्तियों या कुछ स्तंभों को छोड़ दें अथवा पंक्ति या स्तंभ सबको छोड़ दें, दोनों को छोड़ दें, तो हमारा उप आव्यूह कहलाएगा। जैसा कि हमने आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के आधार पर बता दिया। आगे की बात करते हैं हम। अब देखिए बात करें इक्वल मैट्रिक्स जो कि समान आव्यूह होता है आपका। तो समान आव्यूह किसे कहते हैं। तो समान आव्यूह मतलब ये हो गया जिसमें मान लीजिए इसमें दो आव्यूह लेना पड़ेगा, इसमें तभी तो पता चलेगा दोनों आव्यूह समान है। तो एक आव्यूह में लिख दिया मान लीजिए आपने 1 2 और 3 4, और दूसरे में भी आपने वही लिखा 1 2 3 4। तो ये दोनों आपके क्या हैं, समान आव्यूह। मान लीजिए ए बराबर इतना है और यह बी बराबर है, तो देखिए दोनों सेम हैं, तो इसे ही आप लोग समान आव्यूह बोल सकते हैं। तो समान ये कब कहे जाएंगे, जब वे समान क्रम में रहने चाहिए और उनके अवयव बराबर होते। देखिए इसमें 1 2 3 4 1 2 3 4 और संख्याओं की संख्या भी बराबर है। इसमें कितने 4 और 4 इसमें अवयव हैं इसमें, तो ये सब आपके क्या हो गए, बराबर हो गए। तो आपको यह समझ में आ गया होगा समान आव्यूह में सभी बराबर रहते हैं, सभी संख्या जैसे इसमें ए बराबर बी हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आपको यह भी समझ में आ गया होगा। और अगर आगे की बात करें तो आपका है परिवर्त आव्यूह। बहुत ही सिंपल है और इसका बहुत ही यूज होने वाला है आपके 5 नंबर क्वेश्चन में। परिवर्त आव्यूह उसमें निकालना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर गलती से ट्रेनोपोज लिखा गया, लेकिन यह ट्रांसपोज है, आपका ट्रांसपोज है जिसे आप लोग परिवर्त आव्यूह बोलते हैं। तो इसका डिफिनेशन समझते हैं। तो देखिए इसका बहुत यूज होगा। तो परिवर्त आव्यूह की पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। तो डिफिनेशन ये होता है कि मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया है, कोई आव्यूह दिया गया है, मान लीजिए इसका एग्जाम्पल जो है लेकर चलते हैं। ए बराबर आपका कोई आव्यूह दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका आव्यूह दिया गया है कोई आव्यूह। इसको हम अभी चेंज करते हैं। तो देखिए इसे परिवर्त आव्यूह में बदलना है, ठीक। तो इसका डिफिनेशन समझते हैं पहले। मान लीजिए कोई आव्यूह दिया गया है, इसके पंक्तियों को स्तंभों में बदल दें और इसके पंक्तियों को हम स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में बदल दें, तो आपका जो आव्यूह रहेगा वह परिवर्त आव्यूह कहलाएगा। तो देखिए यह जो इसकी रो है इसको अगर हम इस तरह कॉलम में परिवर्तित कर दें, मतलब अभी आपको समझाते हैं। इसको हम परिवर्त करते हैं तो किस प्रकार करेंगे। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं ए के पावर टी से या ए के पावर डैश से, या आप लोग लिख सकते हैं ए के पावर स्मॉल टी से, ए के पावर स्मॉल टी से, ठीक। तो इसको हम इस प्रकार से परिवर्तित करेंगे। तो इसका जो परिवर्त आव्यूह रहेगा उससे हम लोग लिख सकते हैं कैसे। इसका परिवर्त आव्यूह रो को कॉलम में करना है और कॉलम को रो में। तो देखिए आपका जो यह रो है 1 2 3, इसको कॉलम में कर लें तो क्या हो जाएगा 1 2 और 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से यह 4 है तो 4 5 6 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ 7 है तो 7 8 और 9 हो जाएगा। तो यही आपका परिवर्त आव्यूह कहलाता है। मतलब ये कहता है ये कि कोई आव्यूह रहे उसके पंक्तियों को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें तो आपका ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहलाएगा। इसे ए के पावर टी ए डैश या ए के पावर स्मॉल टी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आइए आज का देखते हैं लास्ट आपका है
सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसे बोल सकते हैं आप लोग सममित आव्यूह है। तो देखिए सममित आव्यूह को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा परिवर्त आव्यूह, जो कि हमने आपको पीछे बताया। तो सममित आव्यूह आपका होता है जैसे कोई वर्ग आव्यूह रहे, क्या रहे, सबसे फर्स्ट कंडीशन आ गया वह आपका वर्ग आव्यूह रहना चाहिए। ठीक, इसका जो परिवर्त आव्यूह रहे उसके बराबर रहे। मान लीजिए कोई आव्यूह ए दिया है, यह इसके परिवर्त आव्यूह यानी ए डैश के बराबर आना चाहिए। तो मान लीजिए हम एग्जाम्पल के तौर पर चलते हैं, जैसे लिखा गया है ए, उसके बाद एच, उसके बाद जी, ये लिख दिया गया। फिर लिखा गया है एच, ठीक, फिर वी, फिर एफ, उसके बाद लिखा गया है आपका जी एफ सी, जी एफ और सी आपका लिखा गया है। तो यह ए के बराबर है, किसके बराबर, ए के। तो हमें ए डैश निकालना है। ए डैश बोले तो परिवर्त आव्यूह। तो ए डैश जब निकालेंगे तो आप लोग लिख सकते हैं, रो को कॉलम में करते हैं और कॉलम को रो में, तो हो जाएगा ए, यहाँ से चल रहे हैं तो ए एच जी, तो ए एच जी। देखिए आपका रो था, इसे हमने कॉलम में परिवर्तित कर लिया। फिर है आपका एच, फिर उसके बाद बी, फिर आपका यहाँ पर एफ हो जाएगा। फिर उसके बाद और करेंगे तो जी एफ और सी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ए और ए डैश दोनों बराबर हो जाएंगे, तो यही आपका सममित आव्यूह कहलाएगा। तो एक बार फिर से डिफिनेशन समझिएगा। यदि कोई वर्ग आव्यूह रहे, यदि किसी वर्ग आव्यूह का परिवर्त आव्यूह उसके बराबर रहे, तो वह आव्यूह आपका सममित कहलाता है, अर्थात ए बराबर ए डैश। आपको क्या ध्यान रखना है, ए बराबर ए डैश। तो गाइस आप लोगों का इतना हो चुका है। अभी आपके जितने हमने बताएं उतना ही बचा हुआ है, तो आप लोग अगला वीडियो का वेट कीजिएगा। उसमें आपके सभी भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि उन सब का यूज आपके 5 नंबर क्वेश्चन में होने वाला है। और ये बेसिक था, हमने आपको बता दिया। अगर आपको सभी टॉपिक समझ में आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ना समझ में आया